बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं 11 to 13 और इसके अलावा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हम स्टार्ट करेंगे, वो उसमें 1 और 2 होंगे। सो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होती है जब रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाती है, वो बराबर हो जाए, तो उनकी यानी कि रेट्स जो हैं रिएक्शंस के वो बराबर हो जाए, तो वो फिर जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में चला जाता है। और ये कैसे हमें पता चलता है कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में होगा, हम इसका आंसर देखते हैं। अगर QC इज इक्वल टू KC हो तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस जो है उनके जो रेट्स हैं वो बराबर वाक़या हो रहे होते हैं और रिएक्शंस जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत पर पहुंच जाता है। सबसे पहले हमने देखना है QC क्या है और KC क्या है। QC का मतलब होता है, ये है रिएक्शन क्वोशेंट, मतलब जब जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है, जो उनकी क्वांटिटी है, क्वेश्चन जो है वो वर्ड क्वांटिटी से निकला है, यानी मिकदार से। हम मिकदार के बेस पर शो करते हैं कि रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी रेट जो है वो बराबर नहीं होते। तो उस वक्त जो हम रिएक्शन जो चल रहा होता है, चाहे वो रिवर्स रिएक्शन में हो या फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो या रिवर्स डायरेक्शन में हो, तो उस वक्त हम KC फाइंड आउट करते हैं, QC फाइंड आउट करते हैं। और जो KC है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये उस वक्त होता है जब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हो, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हैं उनका जो कंसंट्रेशन रेट है वो बराबर हो जाता है। इस वजह से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में। तो यही इससे हम आसानी से पता चल जाता है कि QC इज इक्वल टू ये KC, यानी ये दोनों बराबर हों, तो इसका मतलब है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनके रेट्स बराबर हैं और हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे रिएक्शन की खसूसियात बयान करें जो फौरन इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंच जाता है। यानी कि उन्होंने हमसे सवाल में यही पूछा है कि हम वो कौन सा रिएक्शन है जो कि फौरन ही स्टार्टिंग पॉइंट पर ही जो रिएक्शन स्टार्ट हुई हो तो वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में चला जाए। और ये होता है रिवर्स रिएक्शन। क्यों रिवर्स रिएक्शन क्यों होता है? रिवर्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। ये दाएं से बाएं जाना वाक़या होता है। शुरू में रिवर्स रिएक्शन का रेट बहुत कम होता है, मगर ये बतदरीज तेज होता जाता है। रिवर्स रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारा रिएक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाती है और रिएक्टेंट की जो है वो कम होती जाती है। ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यानी कि जब हमारा ये रिएक्शन चल रहा होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पे क्या होता है, जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन चलता जाता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स जो है एक वक्त ऐसा आता है रिएक्शन के दौरान जब वो बराबर हो जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन जो रेट है वो इक्वल हो जाती है, तब हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में चला जाता है। यानी कि कुछ वक्त लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन जो में रिएक्शन हो रहा होता है उसको इक्विलिब्रियम में पहुँचने के लिए। लेकिन इसके बरक्स अगर उलट में देखें, जब हमें प्रोडक्ट्स मिल गई हैं और रिएक्शन जो है वो रिवर्स में स्टार्ट होता है, यानी रिवर्स का मतलब ये होगा जो अब हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट का रोल करेंगे और जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट का रोल अदा करेंगे। तो यानी कि वो उल्टा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा रिवर्स रिएक्शन शुरू होगा उस वक्त जो हमारे रिएक्टेंट्स जो अब प्रोडक्ट्स का रोल अदा कर रहे हैं रिवर्स में, उनकी कंसंट्रेशन कम होगी, उनका रेट कम होगा। जैसे ही हमारा जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्टार्ट होगा उसका जो रेट है वो भी कम होगा। तो फौरन ही जैसे ही रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होगा उसी वक्त ही इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमारा रिएक्शन चला जाएगा, क्योंकि जब दोनों की कंसंट्रेशन का रेट इक्वल हो जाता है तब हमारा रिएक्शन जो है वो के इक्विलिब्रियम में चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वक्त बढ़ता जाता है ये रिएक्शन का जो रेट है वो कम होता जाता है, जैसे ही हमारा रिएक्शन फास्ट होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, अगर किसी रिएक्शन में रिएक्शन क्वोशेंट यानी QC की वैल्यू KC से ज़्यादा हो तो रिएक्शन की सिमत क्या होगी? जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कस किया है, मैंने अब QC और KC के बारे में डिटेल में बताया।
हमने केसी और क्यूसी की बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि केसी की वैल्यू जो होती है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शो कर रही होती है, और क्यूसी की वैल्यू जो है वो हमारे रिएक्शन क्वोशिएंट को यानी कि क्वांटिटी के रिलेटेड शो कर रही होती है। और इन दोनों को हम कंपेयर करें तो आसानी से हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिटेल में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में बता दिया था। तो अब हम क्या, अगर उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 में हमने पढ़ा था कि जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो तब हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में हो जाता है। लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करें और क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन हो केसी से, तो फिर जो हमारा रिएक्शन है वो दाएं से बाएं की तरफ जो होता है वो पीछे की जाने वाक़ हो रहा है, यानी कि रिवर्स रिएक्शन में, फॉरवर्ड में नहीं रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। हमारे दाएं से बाएं तरफ यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट्स का रोल अदा करेंगे और जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट का रोल अदा करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत बयान करें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम काफ़ी दफ़ा इसके बारे में बात कर चुके हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। किसी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अददी वैल्यू जानने से हम उस रिएक्शन की सिमत और इसकी हद के बारे में पेशगोई कर सकते हैं। अगर केसी की वैल्यू क्यूसी से बड़ी हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, लेकिन केसी की वैल्यू क्यूसी से छोटी हो तो फिर रिएक्शन रिवर्स होगा। यही मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको इसके बारे में बताया कि अगर केमिकल रिएक्शन में जो हमारा केसी है वो एक कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम का, अगर हमें अददी यानी कि जो हमारे डिजिट्स हैं उसमें हमें वैल्यू पता चल जाए किसी भी रिएक्शन की कि उसका कांस्टेंट इतनी है, उसकी वैल्यू इतनी है, तो हम आसानी से किसी भी रिएक्शन के डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बारे में पेशगोई कर सकते हैं कि वो रिएक्शन डायरेक्शन उसकी किस तरफ होगी, फॉरवर्ड में होगी या रिवर्स में होगी। और ये हमें किस तरह से पता चलेगा वो भी मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बताया है। केसी और क्यूसी की वैल्यू को हम क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं। अगर दोनों इक्वल हों तो मतलब कि हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। अगर क्यूसी बड़ा हो केसी से तो मतलब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर केसी की वैल्यू बड़ी हो क्यूसी से तो फिर हमारा जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीफ करें। इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। 1869 में एक केमिस्ट हैं, उन्होंने इस लॉ को डिस्कवर किया था, इस लॉ को डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी शय के रिएक्ट करने का जो रेट है, यानी कि कोई चीज़ यानी कि जो हमारा रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट है उसका जो रेट है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि कोई भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो उसके रिएक्ट करने वाली शय के एक्टिव मासेस के हासिल ज़र के इक्वल होगा। मतलब क्या इस बात का हुआ, पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आ गई कि कोई भी जो रिएक्टेंट्स हैं उनका जो रेट है उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा जो हमारा पूरा रिएक्शन है उसका अगर हम रेट देखें तो जो हमारे रिएक्टेंट पूरे रिएक्शन का जो रेट है वो जो हमारे रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस हैं उनको अगर आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें तो उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। थैंक यू स्टूडेंट एंड अल्लाह हाफिज़।